तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, पैरामेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लेक्चर लेकर के आता रहता हूं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नाम है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। अभी कुछ समय पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें पूछा था कि अगली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो मोस्टली बच्चों ने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में मेरे को बोला, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में कमेंट आए। तो चलिए आज हम प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन होती क्या है ये समझिए। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें दो वर्ड हैं, प्लाज्मा एंड प्रोटीन। सबसे पहले आप समझो प्लाज्मा क्या है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? ब्लड को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा बेटा? ब्लड को। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। याद रखिएगा, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है मतलब ऐसा टिश्यू, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि फ्लूइड है, तरल पदार्थ है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक ऐसा तरल पदार्थ जो कि कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है। मतलब हमारे शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से जोड़ने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम ये ब्लड के थ्रू किया जाता है। तो इसीलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। ठीक है, तो जो ब्लड है वो दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, एक प्लाज्मा और एक सेल्स। ठीक है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है ब्लड। दो कंपोनेंट है इसके, एक प्लाज्मा और एक सेल्स। ठीक है, जो प्लाज्मा है वो 55% होता है और 45% ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। तो एसेंशियल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब प्लाज्मा के अंदर होते हैं और सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये हमने ब्लड की वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। तो समझिए प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती हैं। ऐसी प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाई जाती है उनको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जिसमें नंबर एक सबसे पहले 3 प्लाज्मा प्रोटीन आती हैं। वही सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आता है? कितनी प्लाज्मा प्रोटीन है? तो 3 प्लाज्मा प्रोटीन है। नंबर 1 सीरम एल्बुमिन, नंबर 2 सीरम ग्लोबुलिन और नंबर 3 फिब्रिनोजिन। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, लेकिन फिब्रिनोजिन के आगे सीरम नहीं लिखा है। तो पहले आप ये समझो कि सीरम क्या होता है। सीरम क्या होता है? सीरम मतलब ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। मैंने बेटा आपको कई सारे एमसीक्यू इसमें सॉल्व करवा दिए जो कि इंपोर्टेंट एमसीक्यू। देखो, सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है ये इंपोर्टेंट है, कितना परसेंट होता है ये इंपोर्टेंट है, ब्लड क्या है ये इंपोर्टेंट है, और सीरम क्या होता है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो इसको नोट कर लीजिए। समझिए, सीरम क्या है? ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर ना हो। तो आपने यदि पढ़ा हो, यदि आपको मैंने पहले बताया हो कि ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनमें सबसे पहले का नाम होता है फिब्रिनोजिन, तो इसका मतलब फिब्रिनोजिन तो सीरम में होगा ही नहीं। ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर है मतलब ऐसा ब्लड जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दिए गए हों, जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो इसलिए फिब्रिनोजिन जहां पे प्रेजेंट होगी उसे सीरम नहीं बोला जाएगा, उसे तो प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फिब्रिनोजिन नोट करके लिख लीजिए, फिब्रिनोजिन एब्सेंट इन सीरम। क्यों सीरम में एब्सेंट है? मैंने आपको बता दिया कि सीरम ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को बोला जाता है और फिब्रिनोजिन पहला क्लॉटिंग फैक्टर रखा गया है। क्योंकि फिब्रिनोजिन क्या होता है कि जब ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, हीमोस्टेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो उस समय फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और जो क्लॉटिंग प्रोसेस है वो होती है। समझ गए? क्लियर हो गया? इसीलिए सीरम के अंदर फिब्रिनोजिन प्रेजेंट नहीं होती है। तो समझ गए, प्लाज्मा प्रोटीन 3 है, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात आती है इनके नॉर्मल वैल्यूज की। तो प्लाज्मा वैल्यू, नॉर्मल प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स की वैल्यू, प्लाज्मा प्रोटीन्स की वैल्यू होती है 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। लिख लीजिए, 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर ये टोटल प्रोटीन का लेवल है, तीनों को मिलाकर के बोला गया है। और एक लगभग वैल्यू 6.4 से 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर तक ये होती है। समझ गए? 7.3 ये मानी गई है, लेकिन इसके अलावा ये वेरिएट करती है 6.4 से
8.3 ग्राम पर डेसीलीटर तक। लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, ठीक है। उसके बाद में अगर यदि हम सीरम एल्बुमिन का लेवल देखें, यदि हम सीरम एल्बुमिन का लेवल देखें तो ये होती है 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर। उसके अलावा सीरम ग्लोबुलिन का लेवल यदि देखें तो 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर, और यदि फिब्रोजिन का लेवल देखें तो 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, क्या क्या बताया मैंने आपको। सीरम एल्बुमिन 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, सीरम ग्लोबुलिन 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फिब्रोनोजिन 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो एल्बुमिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है 69,000, मतलब 69,000। ग्लोबुलिन का होता है 1,56,000 एंड फिब्रोनोजिन 4 लाख। क्लियर हो गया, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट चीजें हैं, इंपोर्टेंट। यहां से आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल मिलने वाले हैं। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास से उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ब्लड का ही टॉपिक प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसमें से सवाल 100% इसमें से आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करी जाए ऑनकोटिक प्रेशर की, तो देखो प्रॉपर्टीज क्या है प्लाज्मा प्रोटीन की, क्या प्रॉपर्टी है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑनकोटिक प्रेशर। याद रखिएगा, जो ऑनकोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको मेंटेन करने का काम ये प्लाज्मा प्रोटीन्स का होता है। ब्लड की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी की यदि हम बात करें तो 1.026, सवाल आ जाता है, लिख लीजिए 1.026, ये क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बेटा। चलिए उसके बाद में बात आती है ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन यानी प्लाज्मा प्रोटीन्स का ओरिजिन कहाँ होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो के अंदर यदि देखें, यदि हम एम्ब्रियो के अंदर देखें तो इन एम्ब्रियोनिक स्टेज द प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द मीसेनकाइमल सेल। मीसेनकाइमल सेल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मीसेनकाइमल सेल्स के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर मीसेनकाइमल सेल्स जो होती हैं वहां से प्लाज्मा प्रोटीन का ओरिजिन होता है, निकल वहां से ही ये बनती हैं। और एडल्ट्स में देखें तो ये मोस्टली सिंथेसाइज होती हैं लिवर के अंदर, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल, लिवर की रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स फॉर्मेट करती हैं बेटा प्लाज्मा प्रोटीन्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। इनके फंक्शनों से आप अंदाजा लगा पाओगे, इनके फंक्शनों से आपको बताऊंगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी। तो सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं, इट हैव रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू फिब्रिनोजिन और एल्बुमिन, ठीक है। देखिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड की यदि हम बात करें, ब्लड का थक्का जमाना, कोगुलेशन मतलब चोट लगने के बाद में, चोट लगने के बाद में जो ब्लड का थक्का जमता है, जो ब्लड का क्लॉट बनता है, वो इन प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से बनता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कोगुलेशन में किसका है बेटा, किसका है, फिब्रिनोजिन का, प्लस एल्बुमिन का भी है। क्यों, क्योंकि एल्बुमिन विस्कोसिटी को मेंटेन करता है। याद रखना, एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर या विस्कोसिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, विस्कोसिटी को मेंटेन करता है, याद रखेगा। नेक्स्ट, इट हैव रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ड्यू टू गामा ग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन की मदद से, गामा ग्लोबुलिन्स की मदद से, यानी एंटीबॉडीज की मदद से, क्योंकि एंटीबॉडी के अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन ही तो होती है, जिसके कारण हमारे शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी पावर है, वो भी डेवलप होती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का सेकंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन, इट हैव रोल इन ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। इसका सबसे बड़ा रोल ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म में भी है बेटा। कैसे, ये एंजाइम्स का, हॉर्मोन्स का, इनका ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं। एंजाइम और हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करने में भी हेल्प करती हैं, इसलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद में बात आती है वेरिएशंस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि किसी पर्सन के प्लाज्मा प्रोटीन में वेरिएशन आ जाए तो क्या क्या दिक्कतें होंगी। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा किन किन कारणों से प्लाज्मा प्रोटीन वेरिएट होती हैं, किन किन कारणों से प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल बढ़ता है या घटता है। तो सबसे पहले बात आती है हाइपर एल्बुमिनीमिया, यानी एल्बुमिन का लेवल बढ़ना, यानी इंक्रीज लेवल ऑफ एल्बुमिन, यानी पेशेंट के अंदर एल्बुमिन का लेवल कब बढ़ेगा, पेशेंट के अंदर एल्बुमिन का लेवल कब बढ़ेगा। तो ये जब पेशेंट डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होगा, या एक्सेसिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उसने ले रखे होंगे,
या बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ जाए, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें पेशेंट में हाइपर एल्बुमिनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी इन तीनों कंडीशन में एल्बुमिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद में हाइपो एल्बुमिनिया मतलब डिक्रीज लेवल ऑफ एल्बुमिन। तो एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज हो गया भैया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज कैसे हुआ, किन किन कंडीशन की वजह से हुआ? तो देखिए, माल न्यूट्रिशन की वजह से, सिरोसिस ऑफ लिवर की वजह से, बर्न के कारण, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, नेफ्रोसिस की वजह से, और एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर। अत्यधिक मात्रा में पानी पीना भी आपके लिए नुकसानदायक है। वो क्या करेगा, एल्बुमिन के लेवल को डिक्रीज कर देगा। माल न्यूट्रिशन भी नहीं होना चाहिए, यानी पोषण की कमी नहीं होनी चाहिए। सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर का डैमेज होने के कारण हाइपो एल्बुमिनिया होगा। क्यों? क्योंकि लिवर ही तो सिंथेसाइज करता है, याद रखिएगा। लिवर ही तो फॉर्मेट, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑफ लिवर फॉर्मेट करती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को। यदि लिवर में सिरोसिस हुई तो क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल डिक्रीज होगा। बर्न की कंडीशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट को। साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो लॉस होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल लॉस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाइपोथायरॉयडिज्म, नेफ्रोसिस, इन सभी कंडीशन में लेवल ऑफ एल्बुमिन डिक्रीज होगा। चलिए, उसके बाद में हाइपरग्लोबुलिनीमिया मतलब ग्लोबुलिन का लेवल, इसमें क्या हो रहा है, ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ रहा है। ग्लोबुलिन प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? सिरोसिस ऑफ लिवर के कारण, क्रॉनिक इन्फेक्शन, कोई लंबे समय से इन्फेक्शन हो बॉडी में, तो क्योंकि ग्लोबुलिन क्या करती है, इन्फेक्शन से लड़ती है गामा ग्लोबुलिन के रूप में। यदि क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा, लंबे समय से इन्फेक्शन होगा, तो उसके कारण बॉडी के अंदर ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। नेक्स्ट, नेफ्रोसिस, किडनी डिसऑर्डर या रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में भी पेशेंट में ये कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपर ग्लोबुलिनमीनिया, यानी ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद में ग्लोबुलिनिमिया है ना, मतलब डिक्रीज, मतलब सीधा सीधा डिक्रीज ग्लोबुलिन लेवल। यानी ग्लोबुलिन का लेवल कब डिक्रीज होगा, किन किन कंडीशन में होगा? तो एक एम्फाइसीमा की कंडीशन में, एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में। क्लियर हो गया। उसके बाद हाइपर फिब्रिनोजेनिमिया मतलब सीधा सीधा फिब्रिनोजन का लेवल कब बढ़ेगा, इंक्रीज फिब्रिनोजन लेवल। यानी फिब्रिनोजन का लेवल कब इंक्रीज होगा, कब बढ़ेगा? तो ये बढ़ेगा एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के कारण, स्ट्रोक के कारण, और ट्रोमा के कारण। देखिए, ये सारी डिसीज मैं करा चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के ही यूट्यूब चैनल पे। ये सारी वीडियो MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप वहां जाकर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हाइपोफाइब्रिनोजेनिमिया मतलब डिक्रीज लेवल ऑफ फिब्रिनोजन। यानी यदि किसी पेशेंट में फिब्रिनोजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? लिवर डिसफंक्शन के कारण, यूज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड का ज्यादा यूज करने से, या यूज ऑफ फिनोबार्बिटल। क्लियर हो गया। ये सभी कारण थे जिनसे वेरिएशन पेशेंट में आ रहे थे ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के। क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, यदि आपको कोई भी चीज में डाउट है, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो क्लियर है उसका जो उसका डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। प्लस यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए, जो ज़रूरतमंद लोग कैसे, जो स्टूडेंट मेहनत करके पढ़ रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो महंगी महंगी कोचिंग नहीं कर सकते, कॉलेजों में नहीं जा सकते, तो वो स्टूडेंट अपने घर पे तैयारी कर सकते हैं। किस तरीके से? ऑनलाइन माध्यम से। तो जब मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जब मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आप इतना मेहनत करिए, बस इतनी मेहनत करिए कि आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो, प्लस आपके माता पिता का नाम, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस का नाम सबसे ऊपर हो। ठीक है। इसी के साथ आज के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।